प्यारे बच्चों, आज मैं 16 मार्च इवनिंग शिफ्ट का फिजिक्स का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। माई सेल्फ सुनील कुमार शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, रिलायबल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, बहुत देखा सा क्वेश्चन होगा सब लोगों का, लॉजिक गेट का। अक्सर करके एनटीए लॉजिक गेट पर एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है। यहाँ पर इस सर्किट को देख करके जो लॉजिक गेट का सिंबल बने हुए हैं, पता लगाना है कि ये किसके इक्विवेलेंट है, नॉर गेट, और गेट, इस तरह से पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ज़रा, ये ए है। अगर मैं यहाँ पर ए और बी के इनपुट देता जाऊँ और वाई का आउटपुट निकाल लूँ, उससे भी आइडिया लग जाएगा। या फिर हम बूलियन अलजेब्रा यूज करके पता लगा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, ए है तो ये नॉट है। नॉट का मतलब है यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा मुझे वो क्या हो जाएगा, ए बार। ऐसे ही बी, ये पूरा पार्ट नॉट गेट है, तो इसका मतलब यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे, बी बार। फिर ध्यान से देखना, अब यहाँ पर नैंड गेट है। अगर यहाँ ए बार, यहाँ बी बार है, तो यहाँ पर जो मैं आउटपुट मिलेगा वो हो जाएगा ए बार डॉट बी बार। गौर से देखें, और फिर नॉट। अगर मैं और आगे बढ़ूँ, यहाँ पर ध्यान से देखें, तो मुझे क्या मिलेगा, ये पूरा पार्ट फिर से नॉट है। नॉट का मतलब हो गया ए बार डॉट बी बार। एक बार पहले से था, एक बार और आ गया, यानी ये बराबर हो जाएगा ए बार डॉट बी बार। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर गेट को। बहुत ध्यान से देखें, यहां पर भी वही लिखा हुआ है, ए डॉट बी, ए बार है ना, डॉट बी बार, ये वाला पार्ट, फिर बार क्योंकि नॉट था। ठीक है ना, नैंड गेट को रिप्रेजेंट करना था, तो नैंड का मतलब पहले मैंने एंड की बात की, फिर बार लगा दिया, और लास्ट में जो सर्किट है ना वो नॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, हम यहाँ पर ट्रुथ टेबल बना करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आसान है, इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है, देख रहे हैं, एक लार्ज ब्लॉक है लकड़ी का, मास दिया है 5.99 kg और मासलेस कॉर्ड्स हैं। एक बुलेट है 10 ग्राम की, फायर्ड इनटू द ब्लॉक एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट। फिर ब्लॉक और बुलेट दोनों ऊपर उठ रहे हैं। हाइट दी हुई है 9.8 सेंटीमीटर बिफोर द ब्लॉक प्लस बुलेट सिस्टम, यानी कि पेंडुलम कम्स मोमेंटरी रेस्ट। अब हमें निकालना है स्पीड ऑफ द बुलेट जस्ट बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो अगर जस्ट बिफोर कोलिजन मुझे स्पीड निकालनी है, तो बुलेट का मास अगर m है और वेलोसिटी v है, मास कितना है बुलेट का, गौर से देखें, 10 ग्राम यानी 0.01 kg में कन्वर्ट कर लिया। स्पीड मान ली हमने उसकी u, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, और जो कैपिटल M है वो रेस्ट पर रुका हुआ है। फाइनली मास स्मॉल m और कैपिटल M दोनों जुड़ जाएंगे। तो अगर दोनों जुड़ जाएंगे तो ध्यान से लिखना, मैं कुछ ऐसे लिखूंगा ना, mu इज इक्वल टू, यहाँ कितना, m प्लस कैपिटल M और वेलोसिटी कितनी मान ली हमने, v। उससे हम क्या निकाल लेंगे, v की वैल्यू। ठीक है ना, इसीलिए मास देखो ऐसे दिए हैं 5.99 और दूसरा वाला जो दिया है वो 0.01, इससे v निकल आएगा, तो वो v निकाल लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी स्मॉल m प्लस कैपिटल M जब ऊपर जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज करूंगा। ठीक है, अब एनर्जी कंजर्वेशन कैसे यूज करोगे, तो टोटल मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M हो गया था, यानी कि हम लिखेंगे हाफ यहाँ स्मॉल m प्लस कैपिटल M। वेलोसिटी कोलिजन के बाद निकाली ली थी v स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा जब ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, m g h हमें पता है। ठीक है ना, v की वैल्यू 0.01 u/6 यहाँ पर रखी हुई है। सॉल्व करके u की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब जो v है वो यहाँ पर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 831.4। यानी सिंपल क्वेश्चन, मैकेनिक्स का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले लगाया हमने और बाद में कोलिजन के बाद फिर इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब ये ऊपर राइज कर रहा है एनर्जी कंजर्वेशन लगा दी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखें, एक चार्ज Q है, मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड B में, और हमें निकालना है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेसिक बात पर बेस्ड। हम जानते हैं जो फोर्स होता है
वो होता है क्यू वी क्रॉस बी, यानी ये फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और ये भी जानते हैं जो पावर होती है मैग्नेटिक फील्ड में एफ डॉट बी 0, क्योंकि एंगल 90 है, मतलब वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इज 0। बिल्कुल आसान, इसका मतलब है थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स पर बेस्ड है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ए सर्कुलर टैप। ध्यान से देखना, यहां पर इन्होंने शुरुआत में रेट दिया हुआ है 0.1 लीटर पर मिनट से 0.4 लीटर पर मिनट, इतना हो गया। ठीक है, रेट इंक्रीज कर रहे हैं। रेडियस ऑफ टैप मालूम है और विस्कोसिटी मालूम है। ये रेडियस ऑफ टैप मालूम है और विस्कोसिटी मालूम है, और हमें पता लगाना है कि रेट अगर 0.18 लीटर पर मिनट से 0.48 लीटर पर मिनट होता है तो फ्लो कैसा हो जाएगा। स्टडी, अनस्टडी, ऐसे करके टर्बुलेंट, उसके बारे में बातें करनी है। तो ध्यान से देखना, यहाँ वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड मुझे दिया हुआ है 0.18। इस वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड से हम पहले स्पीड निकाल लें। स्पीड कैसे निकालते हैं, v बराबर, अगर वॉल्यूम पता है तो एरिया से डिवाइड कर दें πr²। अगर कोई टैप है ऐसे करके और इससे पानी निकल रहा है और उसकी स्पीड हम कहते हैं कितनी है, v है, एरिया कितना है, r है, तो इसका मतलब है πr², तो पता चल जाएगा v। तो पहला स्टेप हम लोग ने क्या निकालना है, v यानी वेलोसिटी क्या होता है, q/πr²। q पता है, r पता है, सॉल्व किया, v निकाल लिया। ठीक है, फिर रेनॉल्ड नंबर एक टर्म है जो हमें याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये बराबर होता है रो वी डी अपॉन, यहाँ पर है ना, ईटा, रो वी डी अपॉन ईटा। अब रो डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, ठीक है ना, डायमीटर है, और ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। इसका मतलब है सारी वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करके हमें आर ई निकालना है। अब हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आएंगी, कैसे पता चलेगा कि कब स्टडी फ्लो है और कब स्टडी फ्लो नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर पहला सॉल्व किया हम लोगों ने, वैल्यू पुट की, आर ई आया 380। ये 1000 के नीचे अगर होता है तो स्टडी फ्लो होता है। ठीक है ना, 1000 से 2000 के बीच में अनस्टडी, और फिर 2000 के ऊपर अगर देखते हैं तो जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो बस ये एनसीईआरटी की बुक को याद में रखते हुए हमें इसका सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, ग्रेटर देन 1000 सॉल्व करने पर। इसका मतलब है जैसे सॉल्व करेंगे देखो तो कैसा फ्लो हो जाएगा, स्टडी से अनस्टडी। बिल्कुल सिंपल, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, और उस कैलकुलेशन से हमें रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकालनी है। याद देखो, पहले क्यू दिया हुआ था, उससे रेनॉल्ड नंबर निकाल लिया, फिर हमें जो दूसरा क्यू दिया हुआ है, क्यू का मतलब रेट ऑफ फ्लो, उससे फिर से वेलोसिटी निकाल ली, फिर से अगेन रेनॉल्ड नंबर निकाल लिया, और ये चेक कर रहे हैं कि रेनॉल्ड नंबर कहाँ से कहाँ पर बदल रहा है। ठीक है ना, तो आसान क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इसमें हमें ये फॉर्मूला दिमाग में रखना होगा। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा एनटीए ने मतलब क्या सोच के पूछा था पता नहीं। वेलोसिटी दी हुई है यहाँ पर, है ना, मॉस्कोट इज मूविंग विद वेलोसिटी और एक्सेलरेटिंग इन यूनिफॉर्म कंडीशन। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मॉस्कोटो आफ्टर 2 सेकंड, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मॉस्कोटो का मतलब हो गया किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ध्यान से देखें, हमें वेलोसिटी दी गई थी, तो यहीं पर हम t बराबर 2 सेकंड रख देंगे। वेलोसिटी दी गई है और t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी निकाल ली। फिर इस वेलोसिटी का x एक्सिस से एंगल निकाल लें, ठीक है ना, और एंगल निकालने के बाद देखेंगे कि cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/11, और फिर उससे हम tan थीटा निकाल लें x एक्सिस के साथ, ठीक है ना, या y एक्सिस के साथ एंगल निकालना चाहें तो y एक्सिस के साथ निकाल लें। ठीक है ना, यहाँ पर x और y के साथ ही पूछा गया था, कैलकुलेशन से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता, इसलिए हम लोगों ने इसे बोनस किया है, जबकि एनटीए ने 2 दिया हुआ है आंसर। हो सकता है फिर वो आंसर बदले, ठीक ना, लेकिन जिन्होंने पहला आंसर दिया था वो 2 है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
6। यहाँ पर फाइंड आउट दी सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट x = 3 मीटर प्लेन एंड x एक्सिस इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज ऑफ 8 नैनोकूलम पर मीटर, ठीक है ना, लाइंग अलोंग दी z एक्सिस इन फ्री स्पेस। मतलब हमें ये लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, और हमें सिग्मा निकालना है, यानी 2k लैम्डा बाय आर, ये इनफाइनाइट लेंथ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बराबर कर देंगे हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ से अगर हम सिग्मा निकालेंगे तो सिग्मा बराबर कितना आ जाएगा, गौर से देखें, 2k लैम्डा एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। बस अब इसी में हमें वैल्यू पुट करनी है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना। 2k लैम्डा बाय आर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। k की वैल्यू हम लोग जानते हैं, अगर k को वैल्यू पुट कर दें तो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 यहाँ पर ध्यान से देखें, k की जगह क्या रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे करके, ठीक है ना, लैम्डा एप्सिलॉन नॉट बाय आर। ये 2 है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा लैम्डा, ठीक है, यहाँ पर, और डिवाइड अपॉन 2 पाई आर। आर की वैल्यू पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सिग्मा। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला दिमाग में रखना है और थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, यूनिट वगैरह का ध्यान रखना है और आंसर तक पहुंच जाना है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये डी ब्रोगली का क्वेश्चन है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। अब अगर मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करूं तो लैम्डा बराबर क्या होता है h/p, p मतलब mv या √2m/k, ठीक है। k होती है काइनेटिक एनर्जी। अगर k की बात करें तो k बराबर होता है q × v। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को सेम पोटेंशियल से 100 वोल्ट से आइसोलेट कराया गया है। इसका मतलब है दोनों का Q सेम है, दोनों का V सेम है, तो दोनों का K सेम है। अगर दोनों का K सेम है, गौर से देखो, तो जो भी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी यानी लैम्डा E अपॉन लैम्डा P, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट, गौर से देखो, MP अपॉन ME। देख रहे हैं, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√m है, ठीक है। तो इसका मतलब है लैम्डा E अपॉन लैम्डा P, इसी का रेशियो निकालना है। और अब हमें MP और ME पता है, ये MP पता है और ये ME पता है। या अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V है तो लैम्डा E की वैल्यू होती है 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। अगर V वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट कराते हैं, सारी कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू पुट कर दी। ऐसे ही प्रोटॉन के लिए ये रिजल्ट याद कर लिया, लैम्डा P बराबर होता है 0.286/√V, ठीक है ना। यानी हम लोगों ने इसमें वैल्यू पुट कर दी QV और सारी H और M की वैल्यू पुट करके उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लिया, फिर इन दोनों का रेशियो निकाल लिया। लैम्डा E पता है, लैम्डा P पता है, फिर दोनों का रेशियो निकाल लिया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, और फिर सॉल्व करके आंसर निकाल लो। ये क्वेश्चन नंबर है 7। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फॉर ए गिवन सर्किट, एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है और पता लगाना है किस टाइप का ट्रांसफार्मर है। देखिए, यहाँ पर मुझे करंट पता है, लोड की पावर पता है 60 वाट। पावर का जो फॉर्मूला होता है P बराबर, वो क्या होता है V × I। इसका मतलब है अगर पावर है 60, ठीक है ना, और करंट है 0.11, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ 60 बराबर वोल्टेज यहाँ पर सेकेंडरी का, ठीक है ना, जो मुझे निकालना है, और करंट कितनी है 0.11, यानी हम सॉल्व करके V की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, जो यहाँ पर इन्होंने निकाली हुई है। अब ध्यान से देखना, वो आ गई 6000/11, और जो इनपुट है यहाँ पर VP
वो कितना है 220 वोल्ट, यानी प्राइमरी सर्किट का वोल्टेज। Vs की वैल्यू Vp से बड़ी आ गई, यानी जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी का यहाँ पर Vs ग्रेटर देन Vp है। इसका मतलब है ये वोल्टेज को बढ़ाने का काम कर रहा है, मतलब अपना ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट हम छोटी सी बात पर, है ना, यानी छोटा सा फॉर्मूला यूज किया और इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, आसान। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमें हाफ लाइफ पता है ना, जो भी सब्सटेंस है उसकी हाफ लाइफ पता है, एक्टिविटी है ना, और जो भी एक्टिविटी है ना, गौर से देखना, वो निकालनी है हमें। एटॉमिक वेट पता है 1.50 मिलीग्राम ऑफ, है ना, जो सब्सटेंस है, एटॉमिक वेट पता है। तो बस हमें एक्टिविटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए बराबर क्या होता है, लैम्डा एन। एन क्या है, नंबर। ये कैसे निकालेंगे, गौर से देखो, एटॉमिक वेट पता ही है, तो इसका मतलब है कि अगर एटॉमिक वेट पता है और हमें एन निकालना है, एवोगाड्रो नंबर हमें दिया हुआ है 1 मोल में। हम जानते हैं जो भी सब्सटेंस है, नंबर अगर उसका निकालना है तो एन से, मतलब ये 1 मोल में इतना मोल, 1 मोल का जो सब्सटेंस है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालने के लिए यूज कर लेंगे। और मास दिया हुआ है, एटॉमिक वेट दिया हुआ है, उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। 1 मोल में एन होते हैं तो एन निकल आएगा, ठीक है। लैम्डा, लैम्डा पता है क्या होता है, ln2/t12। हाफ लाइफ पता है, लैम्डा पता है, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद हम इस आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, हाफ लाइफ, एक्टिविटी निकालनी है, मास दिया सब्सटेंस का, हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई चाहिए थे, ठीक है ना। तो क्या किया हम लोगों ने, पहला काम, मास पता है, एटॉमिक वेट पता है, उससे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकाल लिए। 1 मोल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं, एन दिया हुआ है, बस डायरेक्ट ए बराबर लैम्डा एन, इसमें वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला 2, बस छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इन्हें हमें याद रखना था और सिंपल हमें कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करनी नहीं आएगी ना तो इस तरह के क्वेश्चन को आंसर निकालते समय देर लगेगी। इसीलिए हम लोग सलाह देते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, पूरा सॉल्व करें, आंसर निकालें, क्योंकि जब हम आंसर निकालते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो एग्जाम में हम और बेहतर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फिर से मीन फ्री पाथ, अक्सर करके इस पर क्वेश्चन आता है ना। मीन फ्री पाथ लैम्डा, यही निकालना है, और हमें दिया क्या है, टेम्परेचर, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ निकालनी है, प्रेशर पता है, ठीक है, और डायमीटर पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पता है। लैम्डा का जो फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं मीन फ्री पाथ का, वो होता है 1/√2 पाई d² n, जहाँ n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हम लोगों ने देखो 1/√2 पाई d² n/v। अब PV = होता है NKT, ठीक है ना, जहां n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहां से हम n/v की वैल्यू लिख देंगे, n/v। तो जैसे ही हम n/v की वैल्यू निकालेंगे, गौर से देखो, हमें क्या मिलेगा, PV = nRT से n/v, यानी कि P/kBT। ये उठा करके यहाँ रख देंगे, जैसे ही उठा करके रख देंगे इस पूरी की वैल्यू को, लैम्डा जो है ना मीन फ्री पाथ, वो आ जाएगा kBT/√π d² P। अब सारी वैल्यूज पुट करनी है, सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है, सारी वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, और लास्ट में अपने आंसर तक पहुंचना है, 102.5 नैनोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना डी, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इन्हें बहुत आराम से सॉल्व करना होता है, कैलकुलेशन पर ध्यान रखना होता है, जिससे आंसर में यानी कैलकुलेशन में गलती ना हो पाए, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंस पता है मुझे,
फिर पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इफ इट इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 गिवन है। अब ध्यान से देखना, जो फोकल लेंथ है ना उसका फॉर्मूला 1/f ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ रखा है। 1/f बराबर क्या होता है, म्यू रिलेटिव -1, है ना, और यहाँ 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले को देखो तो म्यू रिलेटिव का मतलब होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, और दोनों बराबर हैं। तो अगर दोनों बराबर हैं तो म्यू रिलेटिव कितना हो जाएगा 1, 1 - 1 यानी 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो इसका मतलब है f इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर 2 सिंपल। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखें, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर, जिसकी रेडियस पता है 0.2 सेंटीमीटर, और इसे जिस स्केल से मेजर किया गया ना उसकी लीस्ट काउंट पता है, एंड लेंथ 1 मीटर, और इसे जिस स्केल से मेजर किया उसका लीस्ट काउंट पता है। ए वेट ऑफ मास 1 kg, और इसके लिए भी लीस्ट काउंट पता है 1 ग्राम, यानी जो हमने मास मेजर किया ना उसके लिए भी। और फिर इलोंगेशन 0.5 सेंटीमीटर है, मेजर्ड यूजिंग ए स्केल ऑफ लीस्ट काउंट, मतलब इस इलोंगेशन के मेजरमेंट में भी हमें लीस्ट काउंट पता है। व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल एरर इन द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस डिटरमाइंड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। कहने का ये मतलब है, ये जो यंग मॉडुलस है ना y, ये बराबर क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब F/A डिवाइड अपॉन स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, A यानी πr², ठीक है ना। अब जो भी F है वेट लटकाते हैं अगर हम तो किसके बराबर आएगा mg के, ठीक है ना, यानी कि हम F की जगह mg रखेंगे। A क्या होता है πr², ठीक है ना, πr², r का मतलब हो गया d/2 का स्क्वायर, अगर डायमीटर के टर्म्स में हम बात करते हैं, ठीक है, या रेडियस के टर्म्स में बात करते हैं तो रेडियस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब गौर से देखो, हमें यहां पर इस फॉर्मूले को यूज करके एरर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें निकालना है फ्रैक्शनल एरर इन वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, यानी y। तो अगर इसको सॉल्व करके लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा F/A, ठीक है ना, A मतलब πr², और फिर L और F की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ध्यान से लिखना। अगर मुझे F लिखना है तो यहां पर मैं mg लिख दूंगा, ठीक है, और L। कुल मिलाकर के y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी mgl/πr² स्मॉल l। अब मुझे निकालना है डेल्टा y/y, और इसी में एरर निकालनी है, मैक्सिमम एरर, जिससे हम अपने आंसर को प्लस माइनस के फॉर्म में लिख पाते हैं। तो ध्यान से देखें, ये बराबर कैसे बन जाएगा डेल्टा m/m, ठीक है ना, यहां पर इंटू 100 मल्टीप्लाई करना है, यहां पर भी इंटू 100 करना, लेकिन वो लास्ट में हम कर देंगे, प्लस अब रेडियस के टर्म्स में देखो r² ऊपर ले जाएंगे r⁻², लेकिन हम सारी एरर को ऐड करते हैं, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे 2 डेल्टा r/r, ठीक है ना, प्लस डेल्टा l/l प्लस डेल्टा स्मॉल l/स्मॉल l इंटू इसी में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सारी वैल्यूज पुट करनी है, ये जो डेल्टा m है या ये जो डेल्टा r है, डेल्टा l है, और ये स्मॉल डेल्टा l चेंज इन लेंथ वाला, ये लीस्ट काउंट के बराबर है, m r l l सब दिया हुआ है, यानी सारी वैल्यूज पुट करनी है। गौर से देखो, इन सब की वैल्यूज पुट करनी है, तो जैसे ही हम इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। आंसर सॉल्व करने के बाद आता है 1.4%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। इस तरह के क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस कराई जाती है, आसान होता है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देखें, बायमेटेलिक स्ट्रिप है, मेटल ए मेटल बी, इट इज माउंटेड रिजिडली एट शोन, दोनों को जोड़ दिया है, और फिर हम लोगों ने इसे,
है ना, मेटल ए हैज हायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, मतलब इस वाली मेटल के लिए अल्फा ए की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन है अल्फा बी कंपेयर टू दैट ऑफ मेटल बी। अब क्वेश्चन ये है, व्हेन द बायोमेटेलिक स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन ए कोल्ड बाथ, मतलब हमने टेम्परेचर कम कर दिया। जब टेम्परेचर कम करेंगे तो जिसका अल्फा ज़्यादा है उसकी लेंथ में चेंज जो घटेगा ना, कम होगा, वो भी ज़्यादा होगा। ए और बी दो है ना, जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जिसका अल्फा ज़्यादा होता है उसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ती है, जिसका अल्फा कम होता है उसकी लेंथ कम बढ़ती है। वैसे टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सेम प्रोसेस, जैसे वहाँ पर ज़्यादा बढ़ता था ऐसे यहाँ पर ज़्यादा कम होगा। इसका मतलब है अब अगर इसको देखोगे तो कुछ इस तरह का शेप बनेगा, यानी ऐसे। तो इन्होंने वही पूछा है, बेंड टुवर्ड्स राइट, नॉट बेंड, है ना, नाइदर बेंड नॉर स्विंग, बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये लेफ्ट की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, बेंड हो गई, ऐसे रखी हुई थी तो जो लेफ्ट पोर्शन है ना उसकी तरफ से ये बेंड हो जाएगी, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखें, यहां पर रजिस्टर डेवलप्स 500 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी इन 20 सेकेंड व्हेन ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज पास थ्रू इट। फिर करंट को इंक्रीज करके इन्होंने 3 एम्पियर कर दिया, 1.5 से 3 एम्पियर। व्हाट विल बी द एनर्जी डेवलप्ड इन 20 सेकेंड। तो जो भी हीट डेवलप होती है ना किसी वायर में H, वो बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R, ये हो गई पावर, और इनटू टाइम T, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर हमें करंट 1.5 से 3 एम्पियर की जा रही है और 20 सेकंड में ही दोनों में, तो टाइम सेम है और रेजिस्टेंस वो भी सेम है, और फिर निकालना क्या है, रेशियो, मतलब वो एनर्जी निकालनी है, पहले पता है बाद में निकालनी है। तो इसी को देख करके हम ये समझ गए ना कि H1 अपॉन H2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो, I1 अपॉन I2 और इसी का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि R और T दोनों में सेम है। अब हमें क्वेश्चन में H1 दिया है, H2 निकालना है, I1 पता है, I2 पता है, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 14, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, ये बैंकिंग ऑफ रोड पर बेस्ड है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन अनबैंक्ड रोड विद स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर, टेक्स ए शार्प सर्कुलर टर्न along a path of radius 2 मीटर, ठीक है ना, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पता है 0.2, साइक्लिस्ट विल नॉट स्लिप एंड पास द कर्व। ये पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है ना। तो अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पर सर्कुलर मोशन होता है इस तरह से, तो जो भी फ्रिक्शन है ना म्यू एन, एन का मतलब हम समझ गए, ऐसे mg नीचे, और फ्रिक्शन म्यू एन मैक्सिमम, यही बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बाय आर। तो जैसे ही हम इसको बराबर करेंगे, म्यू mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, यहां से v निकल आएगा, ठीक है ना, m को गायब कर दोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट म्यू जी आर। ये स्पीड है, पूरा का पूरा फ्रिक्शन लगा दिया। अगर फ्रिक्शन की कम रिक्वायरमेंट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो फ्रिक्शन ही सर्कुलर ट्रैक पर घुमाता है। सॉल्व किया हम लोगों ने, मैक्सिमम स्पीड निकल आई। इससे ज़्यादा तेजी से नहीं चल सकते क्योंकि पूरा का पूरा फ्रिक्शन लग गया सेंटर की तरफ। अब इससे ज़्यादा चलोगे तो इसका मतलब फ्रिक्शन की कमी पड़ जाएगी। तो कितना आ गया, 7.2 किलोमीटर पर आवर सॉल्व करने पर, ठीक है ना। अपनी स्पीड कितनी है, 7, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अपना जो स्टेटमेंट है पहला वाला वो कैसा है, करेक्ट। अब दूसरे स्टेटमेंट पे इन्होंने कहा है, ध्यान से देखें, रोड इज बैंड एट द एंगल 45 डिग्री एंगल पर रोड को बैंड कर दिया। साइक्लिस्ट कैन क्रॉस द कर्व ऑफ 2 मीटर रेडियस विद स्पीड ऑफ दिस विदाउट स्लिपिंग, और पता लगाना है कि इतनी स्पीड रखने पर वो आराम से सेफली, ठीक है ना, कर्व पर मूव करेगा। तो ध्यान से देखना, बैंक रोड का मतलब होता है
कुछ इस तरह से, ये एंगल थीटा है, यहाँ पर साइक्लिस्ट है और सर्कुलर टर्न लेना है उसको। तो अब फ्रिक्शन की हेल्प लेनी होती है, बैंक रोड है ऐसे करके और फिर सर्कल पर घूमना है, ठीक है ना। तो हमें दो तरह की सिचुएशन होती हैं, एक अगर साइक्लिस्ट नीचे की तरफ स्लिप करने की टेंडेंसी रखता है तो फ्रिक्शन ऊपर रखता है, ठीक है ना, और एक अगर वो ऊपर की तरफ स्लिप करने की टेंडेंसी रखता है तो फ्रिक्शन नीचे रखता है। तो दो बार हम ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन को अरेंज करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड निकालते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन अगर बैंक रोड का क्वेश्चन हमने पहले से कर रखा है, कैलकुलेशन कर रखी है तो आसान है, नहीं तो फिर हमें फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ता है। तो इस तरह की बैंक रोड में मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड सॉल्व करने पर तुम देखोगे ये रिजल्ट आएंगे। जी आर टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा और जी आर टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। मतलब मैक्सिमम इतनी स्पीड से हम चल सकते हैं और मिनिमम इतनी स्पीड से चल सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करके जब वैल्यूज निकालेंगे कैलकुलेशन के बेस पर 19.5 किलोमीटर पर आवर, 13.01 किलोमीटर पर आवर। अपने क्वेश्चन में गौर से देखो, इन्होंने जो स्पीड दे रखी है वो 18.5 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब है वो मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में है। कम से कम कितनी स्पीड, ज़्यादा ज़्यादा कितनी स्पीड। मतलब हम एक बार फ्रिक्शन की हेल्प इस तरह से लेंगे कि फ्रिक्शन पूरा का पूरा ऊपर लगे, एक बार फ्रिक्शन की हेल्प ऐसे लेंगे कि पूरा का पूरा नीचे लगे। फ्रिक्शन का कंपोनेंट जब नीचे फ्रिक्शन लगता है, ठीक ना, ऐसे, और mg का कंपोनेंट दोनों मिल करके mv²/r देते हैं। और जब ऊपर लगता है इसका मतलब है mg का कंपोनेंट यहाँ पर जो फ्रिक्शन है सर्कुलर टर्न पर ऐसा करके मूव कराते हैं। याद आ रहा होगा कि हमें करना क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन है इस डायरेक्शन में, ये नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट और फ्रिक्शन का कंपोनेंट इधर की तरफ। जब फ्रिक्शन नीचे लगेगा तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट और नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट मिल करके जो भी नेट फोर्स है बराबर mv²/r, उससे ये v मैक्सिमम और v मिनिमम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। mg तो परपेंडिकुलर है, उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। कंपोनेंट किसके आते हैं, फ्रिक्शन के और नॉर्मल रिएक्शन के, हॉरिजॉन्टल रोड पर जब हम मूव कराते हैं तो ये ड्राइव करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसा हमने हिंट दी है उससे ड्राइव करोगे। और अगर फॉर्मूला याद रहते हैं, कभी कभार अच्छा रहता है कि अगर हम फॉर्मूला याद कर लें, क्योंकि मेंस के एग्जाम में अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो फॉर्मूला अगर याद होगा तो हम उस क्वेश्चन को जल्दी हैंडल कर लेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ ये पीओसी का क्वेश्चन है। दो आइडेंटिकल एंटीनास माउंटेड ऑन दी आइडेंटिकल टावर्स और उनके बीच की सेपरेशन मालूम है 45 किलोमीटर। फिर पूछा जा रहा है व्हाट शुड नियरली बी दी मिनिमम हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना टू रिसीव दी सिग्नल्स इन द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और अर्थ की रेडियस मालूम है 6400। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, अक्सर करके 100% लोग कम से कम ये फॉर्मूला तो पढ़ करके पीओसी में जाते ही हैं, ठीक है ना। तो d बराबर 2√2RH, ठीक है। d क्या है, दोनों के बीच की सेपरेशन। कभी कभी अगर हाइट h1 h2 होती हैं तो अलग अलग लिख देते हैं, यहाँ हाइट सेम है इसलिए हमने डबल करके लिख दिया, d बराबर 2√2RH। और इससे हमें क्या निकालना है, गौर से देखो, h हाइट ऑफ एंटीना, ठीक है। इन्होंने यही पूछा है व्हाट शुड बी नियरली द मिनिमम हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, d²/8r। सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज दे रखी हैं, ये 45 दे रखी है किलोमीटर और यहाँ पर r दे रखा है रेडियस। सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन, ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है दैट डिपेंड्स ऑन x कोऑर्डिनेट। डायरेक्शन है k, x y, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, बार की तरफ k कैप। A square loop of side is placed with its edges along the x and y axis as shown in figure। गौर से देखो, loop is moved with velocity v बराबर v नॉट i, मतलब इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ध्यान से देखें, जो भी ये लूप तुम्हें दिखाई पड़ रहा है उसमें ये वाली जो साइड है, अगर मैं नामकरण संस्कार कर दूं कुछ इस तरह से कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। तो जो BC और AD वाली साइड है वो अपनी लेंथ के पैरेलल मूव कर रही है। इसका मतलब है इन पार्ट्स में कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो AB और
CD में आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि रॉड जब अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करती है तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी वो हमें निकालनी है। ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? बाहर की तरफ। वेलोसिटी कैसी है? इधर की तरफ। कुल मिलाकर कैसे? V क्रॉस V बाहर की तरफ नीचे, यानी कि नीचे वाला एंड पॉजिटिव आएगा। तो जो भी इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो जो एक बैटरी बनेगी उसका पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ आएगा। सिमिलरली CD में भी होगा। बस दोनों के लिए अंतर इतना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो x का फंक्शन है, तो ये वाले पार्ट के लिए अगर वैल्यू x है तो इस वाले के लिए क्या होगी? x प्लस डी, अगर ये v नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो हमने किसी इंस्टेंट पर मान लिया कि AB रॉड की पोजीशन x है, तो इसकी अपने आप x प्लस डी हो गई। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर v इंटू वी एट दैट प्लेस। गौर से देखो, क्योंकि हर पॉइंट उस रॉड का एक ही पोजीशन पर है, मतलब x की वैल्यू सेम है तो पूरे की पूरी मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी। तो VBL, जहां L उसकी लेंथ है, ठीक ना। यहां कितनी लेंथ है? D। पहला काम, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लो। किसके लिए? CD रॉड के लिए। वो कहां पर है? x प्लस डी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B नॉट x प्लस डी अपॉन ए। स्पीड कितनी है? V नॉट। और लेंथ कितनी है? D। ये निकल आया। ऐसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लो AB के क्रॉस। ये E1 है, दूसरा वाला E2 है, और फिर ऐसा लगेगा जैसे एक लूप में दो बैटरी हैं। E1 बड़ा है, E2 छोटा है। गौर से देखो, तो E1 माइनस E2 ये हो जाएगा नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी B नॉट V नॉट डी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि आंसर थर्ड आ जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। एक लूप एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और हमें उस मतलब लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर एक स्प्रिंग मास सिस्टम है विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिक्रीजेज विद टाइम, मतलब एम्पलीट्यूड टाइम के साथ घट रहा है। डैम्प्ड ऑसिलेशन है, कहने का ये मतलब है। मास 500 ग्राम है, ठीक है ना। डिके कांस्टेंट मालूम है और हमें टाइम निकालना है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम टू ड्रॉप हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो यहां पर जो एम्पलीट्यूड है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर दिमाग में रहता है, और रहता ही है क्योंकि कम से कम डैम्प्ड ऑसिलेशन में ये फॉर्मूला तो याद करके जाना ही होता है, e टू द पावर माइनस BT अपॉन 2m, जहां B क्या है? डिके कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट। याद आ रहा है? अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, एम्पलीट्यूड को यानी A को कितना करना है? A नॉट बाय 2, ठीक है, और टाइम निकालना है। सिंपल लिखा हुआ है, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ठीक है ना। A अपॉन A नॉट कर देते हैं, BT अपॉन 2m की वैल्यू निकाल लेते हैं, उससे T निकल आता है। यानी कैलकुलेशन करनी है अब केवल हमें, और कैलकुलेट करने के बाद अपना ये आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में बात कौन सी ध्यान रखनी है कि ये फार्मूला हमारे दिमाग में रहना चाहिए, बाकी सब कुछ गिवन है, ठीक है ना। टाइम की कैलकुलेशन करनी होती है, निकाल लेंगे। A की जगह A नॉट बाई 2 रखेंगे, फिर लॉग लेंगे, सॉल्व करेंगे और टाइम की कैलकुलेशन हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या है? टाइम इंटरवल बिटवीन 33% डिके एंड 67% डिके इफ हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस इज 20 मिनट। देख रहे हैं, टाइम इंटरवल निकालना, मतलब 33% से 67% डिके होने के बीच का जो टाइम है वो कितना होगा अगर हाफ लाइफ 20 मिनट है। एक ही फॉर्मूला है, n बराबर क्या होता है? n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है ना। लैम्डा क्या होता है? डिके कांस्टेंट, जो कि हम लोग कैसे लिखते हैं? ln2 अपॉन टी हाफ। अब गौर से देखना, टी हाफ हमें मालूम है 20 मिनट, जो कि ln2 अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। उससे हम क्या निकाल सकते हैं? लैम्डा। फिर फॉर्मूला लगाए, हमें कितना करना है? 33% डिके करना है, ठीक है ना। तो जो n होता है ये होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टी टाइम पर। अगर 33% डिके हो गया है, जिसका मतलब 67% जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हुए हैं, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और पता लगाएंगे
कि 33% डिके हो चुका है, तो बचा कितना है, वही तो n है, वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि n1 पहले मान लेते हैं इसको, और शुरुआत में जो नंबर ऑफ जो भी है उसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है 67%। बाद में जब 67% डिके हो गया तो बचा कितना, सिंपल सी बात है 33%, ठीक है ना। तो ये 2 बार फॉर्मूला हमें यूज करना है, यानी इसी फॉर्मूले को 2 बार यूज करना है, n अपॉन n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, वैल्यू पुट कर देनी है, ये दिया हुआ है, उससे T1 निकल आएगा। सिमिलरली दूसरे वाले केस में T2 निकल आएगा, ठीक है ना, और दोनों को सॉल्व करके हमें T2 माइनस T1 निकालना है। सिंपल, समझ गए। T1 पहला टाइम, T2 दूसरा टाइम, डिके हो रहा है, और डिके कहां से कहां करना है, 33% से 67%। जब 33% डिके हो गया, इसका मतलब है जैसे नहीं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 33% डिके हो गए, फिर 67% डिके हो गए, तो 2 बार हमें बात करनी है और उनको सॉल्व करके टाइम T1 और T2 निकाल लेना है, फिर उनका डिफरेंस देख लेना है, और वो डिफरेंस कैलकुलेशन करने के बाद 20 मिनट के आसपास आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, रेड लाइट डिफर्स फ्रॉम ब्लू लाइट। ऑब्वियस है, रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, हम जानते हैं। दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वेवलेंथ की होती हैं, है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वेवलेंथ, मतलब ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। कुल मिलाकर के बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब इसमें लगभग जो भी जितने भी लोग एग्जाम दे रहे होंगे, हमें लग रहा है सबका सही होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि रेड लाइट और ब्लू लाइट दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती हैं और वेवलेंथ भी डिफरेंट होती हैं। एक गिवन मीडियम में सेम स्पीड से, मतलब वो जैसे वैक्यूम है तो वैक्यूम में सेम स्पीड चलती हैं, v बराबर एफ लैम्डा, सी सेम है, एफ डिफरेंट, लैम्डा डिफरेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखें, एनर्जी डिसिपेटेड बाय रजिस्टर इज 10 मिली जूल इन 1 सेकेंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, करंट मालूम है और कितनी हीट जनरेट हो रही है वो पता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं, जो भी हीट जनरेट होती है H बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, I स्क्वायर RT, बस ये फॉर्मूला याद रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब H पता है हमें, ध्यान से देखो 10 मिली जूल, इसे हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया, 10 इंटू 10⁻³ बराबर क्या होता है, I स्क्वायर, I दिया हुआ है, 2 मिली एम्पियर है तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना, इंटू T, टाइम 1 सेकेंड है, ठीक है ना। तो I स्क्वायर RT सॉल्व करके हमें R की वैल्यू निकालनी है ना, 2500 ओम, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया ऑफ कैपेसिटर इज 2 मीटर स्क्वायर एंड प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, ठीक है। स्पेस बिटवीन द प्लेट्स आर फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ मटेरियल 0.5, ठीक है ना, मटेरियल ऑफ थिकनेस 0.5 और एरिया मालूम है 2 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, बीच की सेपरेशन दी हुई थी और उसमें एक प्लेट रख दी हम लोगों ने। अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ दिस सेटअप विल बी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल का कितना है, गौर से देखो 3.2। शुरुआत से अगर क्वेश्चन को देखें, प्लेट एरिया ऑफ कैपेसिटर 2 मीटर स्क्वायर है, प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, यहाँ पर ये 0.5 मीटर यानी आधे हिस्से में हमने डाइलेक्ट्रिक भर दी, तो इसका मतलब हो गया ये वाला एक आधा हिस्सा हो गया, ये वाला एक आधा हिस्सा हो गया, 2 कैपेसिटर बन गए। और ये दोनों जो कैपेसिटर हैं, गौर से देखो ऐसे करके यहाँ पर और यहाँ पर 2 पार्ट में हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो एक कैपेसिटर मान लो C1 है, एक कैपेसिटर C2 है, और ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट है। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन की हम यहाँ पर बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ये फॉर्मूला हमें यूज करना होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, C1 का मतलब पहला वाला कितना हो जाएगा, C1 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, गौर से देखें, एप्सिलॉन नॉट KA/D/2,
ऐसे ही C2 निकालो। अब एप्सिलॉन नॉट ए, वहाँ एयर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका 1 मानते हैं, तो अब एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाई 2, फिर 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, सारी कैलकुलेशन हमें दे रखी है, सॉल्व करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल बेसिक। जब आंसर निकालेंगे तो ध्यान रखें यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ इस तरह से निकालेंगे कि एप्सिलॉन नॉट बचा रहे, और जो भी उसके साथ में वैल्यू लिखी होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर का सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें हम कभी कभार इस तरह से कट करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर डायलेक्ट्रिक भरते हैं, है ना। अगर हम लेंथ को डिवाइड करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है ना। और फॉर्मूला ध्यान रखना होता है, यहाँ पर सीरीज में 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, पैरेलल वाला हम जानते हैं c बराबर c1 प्लस c2, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक फोर्स मालूम है, ये दिया हुआ है, इज अप्लाइड ऑन एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x बराबर 2, गौर से देखो, एंड x एक्सिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट ए पॉइंट, और मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन, हमें क्या निकालना है, जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है उसका पोजीशन वेक्टर, ये याद रखना होता है। ऐसे यहाँ पर अगर कोई फोर्स है F और ये R है और ये फोर्स F है, ठीक है ना, तो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं, R क्रॉस F। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, यानी हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले क्या चाहिए हमें, पोजीशन वेक्टर R, फिर हमें चाहिए फोर्स, पोजीशन वेक्टर किसका, उस पॉइंट का जिस पर हम लोगों ने फोर्स लगाया होगा, मान लो पॉइंट A है, और किसके अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें, पहले हम क्या निकाल लेंगे, R, और फिर सिंपल टॉर्क बराबर R क्रॉस F। F पता ही है, सॉल्व करेंगे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, क्योंकि यही पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख लो, यहाँ पर क्या है 2, 3, 4, 2,3,4, और वो जो पॉइंट है जहाँ पर फोर्स अप्लाई किया है, पॉइंट x बराबर 2 पर है। ठीक है, तो R की वैल्यू यानी ये वाला R निकाल लेंगे, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ वन वॉन्ट्स टू रिमूव ऑल द मास ऑफ द अर्थ टू इन्फिनिटी इन ऑर्डर टू ब्रेकअप इट कंप्लीटली, तो अगर इसे पूरी तरह से ख़त्म करना है तो एक्चुअल में हमें ये याद रखना होता है कि जो भी अपनी अर्थ होती है ना, जिसकी रेडियस RE होती है, मास ME होता है, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की जो सेल्फ एनर्जी, सेल्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो होती है -3/5, है ना, GME, है ना, स्क्वायर अपॉन RE, GME स्क्वायर अपॉन RE। इसका मतलब है इस कॉन्फ़िगरेशन की सेल्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, और अगर मुझे इसको इनफाइनाइट पर भेजना है तो इसी के बराबर पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसी के बराबर पॉजिटिव एनर्जी यानी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, अगर मैं वो कह दूं E एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है, तो इस एनर्जी के नेगेटिव वैल्यू के बराबर कर दो, मतलब इसी के बराबर पॉजिटिव एनर्जी, यानी 3/5 GME स्क्वायर अपॉन RE। यहाँ पर लिखा है x/5 GM स्क्वायर बाय R, यहाँ पर M क्या है, मास ऑफ अर्थ, R रेडियस है। जैसे कंपेयर करेंगे, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, सिंपल क्वेश्चन है, तुम देख रहे हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखें, डेविएशन ऑफ 2 डिग्रीज प्रोड्यूस्ड इन दी येलो रे। ठीक है, व्हेन प्रिज्म ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास आर एक्रोमेटिकली कंबाइंड। जब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है ना, तो इसका मतलब होता है जो एंगुलर डिस्पर्जन है, पहले वाले का अगर मैं θ1 मालूम और दूसरे वाले का कह दूं θ2 है, तो θ1 और θ2 दोनों ही बराबर हो जाते हैं, यानी θ1 माइनस θ2 बराबर 0। एंगुलर डिस्पर्जन जब 0 होता है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अब जो भी एंगुलर डिस्पर्जन है थीटा, ये बराबर हम लोग अगर निकालना, मतलब फॉर्मूला होता है डिस्पर्सिव पावर, ऐसे करके डिस्पर्सिव पावर बराबर क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। इसका मतलब जो भी थीटा है, पहले वाले ग्लास के लिए और दूसरे वाले ग्लास के लिए, दोनों को बराबर करना है। ओमेगा क्या है, ओमेगा, एक का ओमेगा 1 मालूम है, गौर से देखें 0.02, और एक का 0.03। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओमेगा 1 डेल y1 बराबर ओमेगा 2
डेल y2। गौर से देखो थीटा सेम करना है, तो ओमेगा और मीन डेविएशन उसका प्रोडक्ट बराबर करना है। ध्यान से देखें, वही यहाँ पर किया गया है। ओमेगा 1 और मीन डेविएशन किसके लिए, येलो कलर के लिए लेना है। वो क्या होता है, डेल y बराबर अगर हम लिखते हैं ऐसे करके a म्यू y माइनस 1, इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है ना, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया गया है। डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्पर्सिव पावर तो जो भी एंगुलर डिस्पर्जन है डिवाइड अपॉन एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइड अपॉन मीन डेविएशन। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं। अब ध्यान से देखना, जब हमने इसमें वैल्यू पुट की सब की, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गई A2 और A1 के बीच में, यानी दोनों के लिए जो प्रिज्म एंगल हैं उनकी रिलेशन आ गई। फिर हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में गौर से देखो, रिफ्रैक्टिंग एंगल्स ऑफ क्राउन ग्लास है ना, इसका मतलब है A1 निकालना है। ठीक है, तो जो नेट डेविएशन है डेल, वो बराबर क्या हो जाएगा, A1 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना, और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू y1 माइनस 1 माइनस, फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे, गौर से देखना A2 और यहाँ म्यू y2 माइनस 1। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ये पता है, ये पता है। A2 और A1 के बीच में रिलेशन पता चल गई है, A2 की वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है ना, और सॉल्व करके A1 की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, मतलब दो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब जो डिस्पर्जन है, एंगुलर डिस्पर्जन, वो दोनों के बराबर हों। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्जन डिस्पर्सिव पावर के बीच में रिलेशन पता है, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल वाई। उसी से हम लोगों ने दोनों के थीटा अलग अलग निकाल करके बराबर कर दिए। रिलेशन आ गई A2 और A1 की। फिर हमने मीन डेविएशन निकाल लिया, और उस मीन डेविएशन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2, उसी का फायदा उठाया। गौर से देखो, ये वैल्यू कितनी है, 2। जैसे ही पुट किया, A2 की रिलेशन रख दी, A1 सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बॉडी का मास मालूम है 2 kg और फोर्स मालूम है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड वॉज एट ओरिजिन इनिशियली। ठीक है, शुरुआत में ओरिजिन पे दिया हुआ है, 4 सेकंड के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, है ना, इट्स न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो वैल्यू ऑफ बी, तो न्यू कोऑर्डिनेट्स पता है, वैल्यू ऑफ बी निकाली, इसका मतलब नए कोऑर्डिनेट्स निकाल ही लो ना। तो सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है हमारे पास, एम ए। सब वेक्टर वेक्टर खेलना है, यानी ए वेक्टर ऐसे क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्स डिवाइड बाय मास, ए आ जाएगा। और फिर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 सेकंड, ए हमें पता है, सारी वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व करके क्या निकाल लो, फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो जब हम फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, न्यू कोऑर्डिनेट्स, फिर कंपेयर कर दो। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है ना, तो कुछ नया नहीं करना था। इनिशियल पोजीशन वेक्टर आ रहा ही पता है हमें, ओरिजिन था। फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालना था, उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है 8 b 20, इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट पता है, y कोऑर्डिनेट b निकालना है और z कोऑर्डिनेट 20 गिवन है। सिंपल सॉल्व करना है, कुछ और नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान से देखें, एक रिवर मालूम है, ठीक है ना, इसकी स्पीड मालूम है u, जिस स्पीड से वो फ्लो कर रही है, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। और हमें एक पॉइंट से चलना है और जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है। मान लो ए से चलना है और बी पर पहुंचना है, तो रिवर फ्लो के साथ कितने एंगल पे चलना चाहिए। हमने मान लिया ऐसे हम चल रहे हैं और ये वाला एंगल अल्फा है, ये वी है और ये यू है, ठीक है ना। तो अगर ये एंगल अल्फा है, ध्यान से देखना, तो हमें क्या मिलेगा, साइन अल्फा इक्वल टू u अपॉन v। u कितना है 6, v कितना है 12, यानी कि 1/2। इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, अगर रिवर फ्लो के साथ एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस ये वाला अल्फा कितना आ गया 30,
यानी कि कितना 120, ठीक है ना। अगर ये एंगल निकालते हैं हम ऐसे करके, मान लो इसको कह दें थीटा, फ्लो के अपोजिट से, तो फिर हम इस एंगल को निकालने के लिए कितना करते 180 माइनस थीटा। अल्फा अगर 30 है तो थीटा कितना होता 60, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर cos थीटा बराबर 6/12 दिया गया, तो इसका मतलब है हम लोगों ने रिवर के अपोजिट से ये वाला एंगल निकाल लिया, और फिर फ्लो की डायरेक्शन से एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 यानी कि 120, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, मतलब साउंड का क्वेश्चन है, लेंथ L है और एक ओपन ऑर्गन पाइप है, कंटेन गैसेस ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2, दो अलग अलग डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस आर इक्वल इन बोथ दी पाइप्स, दोनों के लिए कंप्रेसिबिलिटी सेम है, फिर पाइप्स आर वाइब्रेटिंग इन दियर फर्स्ट ओवरटोन, देख रहे हैं क्लोज्ड वाला भी फर्स्ट ओवरटोन पे है विथ सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। लेंथ ऑफ ओपन पाइप निकालनी है। गौर से देखना, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप के लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें, और ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि उसकी जो वाइब्रेशन है ना वो फर्स्ट ओवरटोन है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल टोन होता है, उसके बाद में फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ जाएगी, पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/4L, नेक्स्ट यानी कि 3V/4L, तो हम क्या लिखेंगे 3V/4L, ठीक है ना। तो V की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितना √B/ρ, फॉर्मूला होता है स्पीड का V बराबर, ठीक है ना। वेलोसिटी अगर निकालनी है तो बल्क मॉडुलस के टर्म्स में वेलोसिटी क्या होती है V/ρ। तो क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमने, यहां लिखी हुई है, ठीक है ना। फिर ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें, ओपन एंड, और उसकी फ्रीक्वेंसी निकालें, ठीक है ना। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, बोथ द पाइप्स आर वाइब्रेटिंग इन दियर फर्स्ट ओवरटोन, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते थे, फंडामेंटल अगर निकालते थे कितना होता था V/4L, उसके बाद नेक्स्ट होती थी 3V/4L। अगर हम ओपन एंड ऑर्गन पाइप की बात करें तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है F बराबर, याद करो V/2L। नेक्स्ट यानी फर्स्ट ओवरटोन की बात करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो F2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर 1, 3, 5 इस तरह से मिलता है, यहाँ ऑड एंड इवन बोथ हार्मोनिक्स मिलते हैं, तो कितना मिल जाएगा मुझे V/L। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे हम 1 इसकी लेंथ L, और फिर फॉर्मूला लेंथ अगर यहाँ L1 कहते हैं तो ये मान लो L2 हो गई, फिर V/ कितना √2, B का मतलब बल्क मॉडुलस, ठीक है ना। B दोनों जगह सेम है, डेंसिटी अलग अलग है। अब दोनों को बराबर करना है, F1 बराबर F2, ध्यान से देखो, जैसे मैं दोनों को बराबर करूंगा F1 बराबर F2 यानी 3/4L1, और लेंथ भी यहाँ पर दे रखी है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की L है, और उसी के फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, ठीक है। तो बस सिंपल सॉल्व करना है केवल, 3/4L B/ρ1 बराबर 1/L डैश B/ρ2, सॉल्व करके L डैश की वैल्यू निकालनी है, और फिर कंपेयर कर देना है यहाँ पर, और फिर हमें x पता चल जाएगा कि कितना है। जैसे हम कंपेयर करेंगे उस रिलेशन से, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सॉलिड डिस्क है, रेडियस a है, मास m है, रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट प्योर रोल करता हुआ नीचे आता है और एक्सेलरेशन a है, तो a बराबर होता है g sin थीटा अपॉन 1 + ICM अपॉन mr²। अब हमें सिर्फ ICM पता होगा तो डायरेक्ट हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना, और फिर कंपेयर कर देंगे, यानी सिर्फ ICM की वैल्यू पुट करनी है। अगर फॉर्मूला हमें ये याद नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब है mg का कंपोनेंट ऐसे करके mg sin थीटा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तो mg sin थीटा माइनस f बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर टॉर्क की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, f इसको ऐसे घुमाएगा, अल्फा देगा, f इंटू r का मतलब रेडियस बराबर i अल्फा, और तीसरी इक्वेशन प्योर रोलिंग की AC में इक्वल टू r अल्फा। उनको जब सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी
ए की, और इसमें फिर ICM की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर ICM की वैल्यू पुट कर दी है, पुट कर दोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। सॉलिड डिस्क, डिस्क का मतलब भी जानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। तो ये फॉर्मूला अगर ध्यान है तो बढ़िया है, नहीं ध्यान है तो हम वहीं पर उस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये कार्नोट इंजन पर बेस्ड क्वेश्चन है, गौर से देखो। फॉर एन आइडियल हीट इंजन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्सेस, यानी T1 पता है, ठीक है ना, 127 डिग्री सेल्सियस, इन ऑर्डर टू हैव 60% इफिशिएंसी, इफिशिएंसी पता है 60%। द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, वही निकालना है, सिंक का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला है, ईटा बराबर क्या होता है, 1 - T2/T1, ये होता है इफिशिएंसी का फॉर्मूला। ठीक है, इफिशिएंसी कितनी है, 60%। 60% का मतलब हो गया 60/100, यानी ईटा दिया है 0.6 बराबर 1 - T2, ये तो निकालना है सिंक का टेम्परेचर, और डिवाइड अपॉन T1। जब हम T1 की बात करेंगे तो T1 127 है डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पर केल्विन में रखना होता है, यानी हम कितना कर देंगे 400। ध्यान से देखो, सॉल्व करके T2 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आती है -113 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, पहले सॉल्व करोगे केल्विन में और फिर इसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि 273 माइनस करके। NTN इसका आंसर 113 दिया है, मतलब पॉजिटिव वाला दिया है ना, लेकिन आंसर नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो इस तरह से इस पूरे पेपर का डिस्कशन खत्म होता है।